हेलो प्यारे बच्चों। चलिए, आज हम आए हैं प्रकाश चैप्टर को पढ़ने। और ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी में प्रकाश जो है 11 चैप्टर पे है, यानी 11वीं पार्ट पे है। और बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक है उसके उसमें 16 चैप्टर पे है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी एग्जाम्पल और थ्योरी के इधर उधर होने की बस यही अंतर है, लेकिन बाकी कोई अंतर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्यों है? क्योंकि ऊर्जा इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए मदद करता है, यानी कि देखने में हमारा मदद करता है। या हम कह सकते हैं कि ये नहीं है तो हमारी दुनिया अंधेर है। ये सपोज करिए कमरा में हम हैं और उस कमरे में लाइट नहीं है, और अगर हमारे पास टॉर्च भी नहीं है तो स्विच खोजने में हमें टाइम लगेगा। स्विच को मतलब महसूस करते हुए अगर हम दीवार तक पहुंचे और उस स्विच को जलाएं तो पूरा रूम उजाले से भर जाएगा और हमें वो वस्तुएं दिखने लगेगी। तो कहने का अर्थ है कि प्रकाश ही है जो वस्तुओं को हमें देखने में मदद करता है। इसलिए मैंने कहा प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। आइए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रकाश, उसको हम जानते हैं। मैं ये लाइन बाय लाइन इसको रीड कर रहा हूँ तो आप भी इसको समझेंगे कि आपने अपनी पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। प्रकाश का किरण जो है अगर खिड़की के साइड से या रोशनदान से थोड़ी सी छिटकी हुई घर में पहुंचती है तो हम उसे देख पाते हैं। स्कूटर, कार या रेलगाड़ी के इंजन के जो अग्रदीप होते हैं, जिसको हम हेडलाइट कहते हैं, उसके थ्रू भी अपने प्रकाश के किरण को पुंजों को अपने अवश्य देखा होगा। इस प्रकार टर्च से भी जो प्रकाश की किरण पुंज निकलती है उसे भी हम देखे हैं। संभवतः आप ऐसे कुछ और भी लाइट हाउस देखे होंगे जहां से लाइट की बड़ी सी किरणें दिखती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं हेडलाइट के रूप में, और ये जो लाइट हाउस से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो सब प्रकाश की किरणें हैं। ये एक तरह से जैसे प्रकाश की किरण एक होती है, जबकि हम किरणों का जो समूह होगा उसे हम किरण पुंज कहेंगे। तो ये जानना है, किरण पुंज की बात हम कर रहे हैं, यहाँ से भी किरण पुंज निकल रहा है, प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक साथ निकल रही हैं तो उसे हम किरण पुंज कहेंगे। और प्रकाश की किरण पुंज जहाँ से निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। स्रोत दो तरीके का है, एक तो दीप्तमान है, प्रदीप्तमान है। दीप्तमान वस्तु मतलब होता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश है, और अदीप्तमान वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। हम लोग स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग अप्रदीप्तमान हैं। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है जैसे कि सूरज, जलता हुआ मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, ये सब कहलाते हैं दीप्तमान वस्तुएं। आइए साथ, ये तो सब हमें छठा में पढ़ना था, छठे में हमने ये जाना भी है। और एक थ्योरी ये भी बताती है जो हमें जानना है इस क्लास में, कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो सरल रेखा में। सरल रेखा मतलब एक रेखा है, उसी के थ्रू प्रकाश जाता है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी हुई तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। कैसे? इस चीज को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, और उस क्रियाकलाप का में हम लोग ये जानेंगे कि पहले मैं इसे मिटा दूं, नहीं तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इस क्रियाकलाप को करते हैं जिस क्रियाकलाप में हमें ये जानना है कि कैसे प्रकाश की किरणें हमें सीधी रेखा में दिखती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लड़का है जिसने मोमबत्ती को जलाकर एक टेबल पे रखा है और एक सीधी पाइप से देख रहा है, तो उसे मोमबत्ती की रोशनी या मोमबत्ती की लौ दिख रही है। लेकिन वही पाइप जब टेढ़ा हो गया है तो मोमबत्ती की लौ उसे दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अब आते हैं कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश दर्पण पर या समतल जगह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो अपने दिशा में कुछ बदलाव करता है, यानी कि वो अपने दिशा को बदल देता है, और इस बदलाव को, इसी दिशा के परिवर्तन को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर अगर डाला जाए तो ये परावर्तित कर देता है। जैसे स्टेनलेस इस्पात हो, चमकदार चम्मच हो, पानी हो, जल का पृष्ठ हो, ये सब प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। और ये जब प्रकाश को परावर्तित करते हैं तो उनके पथ में बदलाव होता है, और इसी पथ के बदलाव को, क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकाश के परावर्तन के बदलाव के कारण ही वस्तुओं जो है वो वस्तुओं का प्रतिबिंब बन जाता है, और यही प्रतिबिंब के बारे में हमें आगे पढ़ना है।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 पिक्चर, एक जल में वस्तुओं का परावर्तन के कारण पेड़ का इमेज, उस अगल-बगल के घर का इमेज और हरी-भरी पेड़ों का भी जो प्रतिबिंब है, हम इस जल में देख पा रहे हैं। और ये कुओं में पानी में द्वारा परावर्तन एक छोटा-सा खरगोश और बूढ़े शेर की जो कहानी थी, जो जंगल वाली कहानी थी, आपने पढ़ा होगा। उसमें खरगोश क्या करता है कि उसको बुला कर ले जाता है कि एक कुआँ के अंदर एक शेर है जो मुझे आने नहीं देता था, आप चलिए उसको भगा दीजिए तब मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो शेर जाता है कुआँ में, अपनी परछाई को देखता है। तो परछाई क्या थी? एक तरह से परावर्तन थी, और उसी परावर्तन के कारण वो उसे अपनी परछाई देखता है और वो जैसे-जैसे करता है वैसे-वैसे वो भी करती है। तो इसे लगता है कि कोई दूसरा शेर इसमें है। तो वो उससे लड़ने के लिए उसी कुआं के अंदर कूद जाता है और फिर डूब के मर जाता है। तो ये कहानी आपने सबने सुनी होगी, और इसी कहानी को हमें जानना है, समझना है। और ये जो कहानी का माध्यम है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का डिफिनीशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि दर्पण पर दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के दिशा को परिवर्तन कर देता है, और इसी परिवर्तन को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, जिस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है, और इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा टॉर्च लेंगे, टॉर्च पर छोटी छोटी छेद कर देंगे, मतलब एक कागज चिपका देंगे और उसको उस तरह से काट देंगे जिससे प्रकाश की किरणें बस इसी तरह ही निकला करे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 3 लाइनें हो। और ये हम लोग दर्पण रख देंगे जिससे ये जो 3 लाइनें यहाँ निकलेंगी ये दर्पण से टकरा कर 3 लाइनें में चली जाएंगी। तो ये परावर्तन को दिखाता है कि जिस तरह से आएंगी उस तरह से जाएंगी। 8वीं क्लास में और 10वीं क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने हैं कि परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है वो सेम रहेगा। अब ये जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने कहा कि आपको अगली क्लास में पढ़ना है। आपकी किताब में भी ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको आप समझिए कि मैं 8वीं क्लास की एक वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, मेरी प्रकाश का खेल चैप्टर 16 बनाया हुआ है और आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश किसी जब समतल दर्पण पर जाता है तो वो प्रकाश के परावर्तित कर देता है, और इसकी परावर्तन करने के चलते जब रेखाएं जो होती हैं, परावर्तित किरणें जब होती हैं, जब वो या तो वो कट जाती हैं या कहीं पे एकदम एग्जैक्ट कर जाएंगी या कहीं पे आभासी प्रतीत होंगी, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। जैसे एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है या लगता है कि रखा हुआ है या उसमें प्रतीत होता है, तो हम उससे समझ जाते हैं कि यही प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या है, एकदम शुद्ध है, समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकरा कर या तो वास्तविक रूप से कट जाए तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर आभासी रूप से हम लोग जबरदस्ती उसको कटाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब 2 तरीके का, एक प्रतिबिंब ऐसा जो वास्तविक प्रवर्तिक किरणों से कटे, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा या छोटा भी हो सकता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टा बनता है वस्तु से और सीधा उसके साइज में बराबर हो या ना हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा वस्तु के बराबर साइज में वो सेम रहता है, और जितनी दूर वस्तु से रहेंगे हम वो दर्पण, उतनी ही दूर दर्पण से वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब 2 तरीके का, एक प्रतिबिंब जो आभासी होता है, एक प्रतिबिंब जो वास्तविक होता है। आइए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रतिबिंब जो है हमारे पास 2 तरीके के हैं, और दोनों इमेज यहाँ पे दिखाया गया है। एक ये वाला इमेज है, सॉरी इस पेन से कर, ये वाला इमेज, और एक ये वाला इमेज। इस समतल दर्पण की मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो हमें लग रहा है कि जितना दूर पे ये रखा है उतना ही दूर अंदर मिरर के यानी कि दर्पण के अंदर है। चेस बोर्ड से समझ पा रहे हैं कि 4 खाने आगे रखा गया है, तो दर्पण में भी 4 खाने आगे वो दिख रहा है कि वहाँ पे रखा गया है। तो इससे क्या दिखता है कि प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा और बिंब के समान आकार का होता है, और वो पर्दे पर ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है, और वो ये उसकी जो साइज होती है
वो एक होती है। आप यहाँ पे जब क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण या वाम क्या कहता है? देखिए दक्षिण और वाम जो सिंपल सा थ्योरी है क्रियाकलाप में कहता है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर एक प्रतिबिंब में दायां हाथ उठाया जा रहा है, तो जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है उसका वो बायां हाथ दिख रहा है और जो वस्तु है उसका दायां हाथ है। तो इस तरह से अगर हम हाथ बदल लेते हैं, अगर मतलब वस्तु का अगर बायां हाथ करे तो हमें प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखता है। तो ये जो दक्षिण और वाम करने पर दक्षिण और दक्षिण करने पर वाम जो हमें दिखाई पड़ता है, ये सिर्फ पार्श्व में ही होता है। पार्श्व मतलब सिर्फ साइड से ही बदल रहा है, प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं है। जैसे वो लड़का का आंख जहाँ है वहीं पे है, नाक जहाँ है वहीं पे है, सिर्फ साइड का फर्क है। अगर हम लेफ्ट और राइट की बात करें तो बस यही फर्क पड़ता है। इसीलिए जब हम किसी कागज पर कोई चीज वर्ड लिखते हैं और आईने के सामने उसको रख कर देखते हैं तो प्रतिबिंब में हमें उसका बस साइड बदल जाता है। यानी कि अगर हम ए लिखते हैं तो उल्टा ए दिखेगा, एम लिखते हैं तो उल्टा एम दिखेगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है, रोग वाहिनी, यानी कि जिसमें मरीजों को ले जाया जाता है, उसका जो लेटर होता है वो उल्टा लिखा रहता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ये उल्टा इसलिए होता है कि जो उन गाड़ियाँ के जो आगे या जो पीछे जो गाड़ी होंगे वो अपने साइड मिरर में देखेंगे तो एम्बुलेंस का जो वर्ड है वो सीधा दिखाई देगा और उन्हें पता चल जाएगा कि ये एम्बुलेंस है और आराम से एम्बुलेंस को रास्ता दे देंगे। तो ये इतना अच्छा सा उपयोग किया गया है गोलीय दर्पण का, मतलब समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण का उपयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए समतल दर्पण का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में कर सकते हैं, मेकअप मिरर के रूप में कर सकते हैं। लोग अपनी दुकानों में भी लगाते हैं जिससे वस्तुओं का इमेज उन बड़े दुकान थोड़ा बड़ा दिखता है। और दर्पण का उपयोग अलग-अलग दर्पण का उपयोग डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। दर्पण का उपयोग ये साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, हेडलाइट के रूप में भी करते हैं। तो समतल दर्पण का नहीं, समतल दर्पण का उपयोग सिर्फ हम हजामती में और मेकअप के लिए रूप में कर सकते हैं। और उसके बाद दर्पण के और भी उपयोग हो जाते हैं। तो और दर्पण के 2 पार्ट है, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।